दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 7वां भाग। ये वीडियो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, टीजीटी, पीजीटी, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम संप्रभुता तथा न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं संप्रभुता। यह लैटिन भाषा के शब्द किस शब्द से लिया गया है? दोस्तों आप जानते हैं कि संप्रभुता या सर्वसत्ता, जिसको अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहा जाता है, ये शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों सुपर एनस। सुपर एनस जिसका कि अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शक्ति। तो सॉवरेनिटी या संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के सुपर एनस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रभुता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। ये किसने कहा है? ऑप्शन है आपके हाब्स, ऑस्टिन, बोदा या फिर लॉक। तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन बोदा का है। बोदा को संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रवर्तक माना जाता है और वो कहता है कि संप्रभुता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। और इस बात का प्रतिपादन उसने अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, जिसको कि शार्ट में रिपब्लिका कहा जाता है, उसमें किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधि का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता में भी पूछा गया है। बोधा का कथन है। और ये प्रश्न देखिए, बोधा का जो संप्रभुता संबंधी ये कथन है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आप इसका सही उत्तर एक बार कंठस्थ कर लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बोधा जो है अमर्यादित संप्रभुता सिद्धांत के समर्थक हैं। और जो अमर्यादित संप्रभुता होती है, अदेय होती है, अस्थायी होती है, अपरिवर्तनीय होती है और सार्वभौमिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता कौन था? ऑप्शन है आपके लॉक, रूसो, ऑस्टिन या बोदा। तो सही उत्तर है दोस्तों संप्रभुता का जो विधिवादी सिद्धांत है या वैधानिक सिद्धांत है, उसके प्रमुख प्रवक्ता जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स के अनुसार संप्रभु मध्य विभेदीकरण का स्रोत है। किसके मध्य? ऑप्शन देखिए, अच्छाई और बुराई के मध्य, नैतिक और अनैतिक के मध्य, न्यायी और अन्यायी के मध्य और उपर्युक्त सभी के मध्य। तो देखिए ये प्रश्न आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थोड़ा सा अलग है और कठिन है। तो संप्रभुता जो है हाब्स के अनुसार जो संप्रभु है वो किसके किसके बीच विभेदीकरण का स्रोत है? तो जो ऑप्शन है हमारे उन सभी के बीच विभेदीकरण का स्रोत है। जैसे अच्छाई बुराई, नैतिक अनैतिक, न्यायी और अन्यायी के बीच विभेदीकरण का जो स्रोत है वो संप्रभु है। अगला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा ये होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, लास्की, गैटेल, गिलक्राइस्ट या फिर प्लेटो। तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन लास्की का है कि राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा ये होगी कि प्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। लास्की जो है राज्य के संप्रभुता के दावों से इनकार करते हैं और ये कहते हैं कि ये राजनीति विज्ञान के लिए अस्थायी हित की बात होगी कि संप्रभुता संपन्न राज्य के विचार का त्याग कर दिया जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से समर्थित है? ऑप्शन है आपके जॉन डेवी, जॉन स्ट्रेची, आर.एच. टोनी और एस.जी. हॉब्सन। तो दोस्तों ये देखिए यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न, नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो सही उत्तर है आर.एच. टोनी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आर.एच. टोनी जो हैं वो नागरिक संप्रभुता के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, किसका ये विचार है कि सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है? ऑप्शन है आपके ऑटो वान गियर के, लियो डिग्वी, अर्नेस्ट बार्कर या फिर ए.डी. लिंडसे।
तो सही उत्तर है दोस्तों सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है। ये प्रसिद्ध विचारक लियो डुग्वी का कथन है। लियो डुग्वी जो मानते हैं कि राज्य का बुनियादी लक्षण जो है वो जन सेवा है या सार्वजनिक सेवा है, संप्रभुता नहीं। तो एक प्रकार से डुग्वी जो हैं वो राज्य के कल्याणकारी स्वरूप की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके फ्रीडमैन, हेयक, आइजिया बर्लिन और एल स्ट्रास। तो इन जो विचारकों में से सही कथन जो है बर्लिन का कथन है कि जब संप्रभुता सही हाथों में रहती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। बर्लिन की पुस्तक है फॉर एस्से ऑन लिबर्टी। इसमें उन्होंने लिखा है कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में भले ही कुछ बंधन लगाए, लेकिन ऐसा कोई बंधन नहीं होना चाहिए जो उसकी पसंद के क्षेत्र का हनन करे। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, आइए देखते हैं। कथन और कारण से संबंधित जो प्रश्न है, कथन है कि मध्य युग में संप्रभुता की धारणा विकसित नहीं हो सकी थी, सही है। कारण है कि मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत और ईसाईपन से ओतप्रोत थी। तो दोस्तों इसमें जो सही कूट हो जाएगा वो है सही उत्तर ए और आर दोनों सही हैं और आर सही ए की सही व्याख्या करता है। ऐसा इसलिए है कि आप जानते हैं मेडिवल पीरियड में संप्रभुता की धारणा विकसित नहीं हो पाई। संप्रभुता की धारणा आधुनिक युग की देन है और बोंदा ने सबसे पहले संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया था। संप्रभुता की धारणा मध्य युग में इसलिए नहीं विकसित हो पाई कि सब कुछ जो था वो ईसाईपन या ईसाइयत से ओतप्रोत था। अगला प्रश्न है किसने परिभाषित किया है कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है? ऑप्शन है आपके केल्सन, बिलोबी, ओपेनहाइम या फिर बेंथम। तो सही उत्तर है दोस्तों संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है। ये ओपेनहाइम का कथन है। ओपेनहाइम ने संप्रभुता के बारे में ये कहा है कि ये किसी भी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र और उसके ऊपर है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और ये है कि संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है या संपूर्ण वस्तु है। इसे विभाजित करने का अर्थ है इसे नष्ट करना। यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। हम जितना अर्धवर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की बात कर सकते हैं उतनी ही अर्ध संप्रभुता की। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है आपके लीबेर, जेंक्स, कैलहाउन या फिर गार्नर। तो सही उत्तर है दोस्तों संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है। इसे विभाजित करने का अर्थ है इसको नष्ट करना। ये प्रसिद्ध विचारक कैल्हन या कैलहाउन का कथन है। कैल्हन का मानना है कि यह एक संपूर्ण वस्तु है, इसको विभाजित करना, इसको समाप्त करना है। क्योंकि संप्रभुता के जो वैधानिक विचारक हैं या संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विचारक हैं, उनका मानना है कि संप्रभुता सर्वोच्च है, निरंकुश है, मौलिक है, सर्वव्यापक है, अस्थाई है और इसकी जो विशेषता है वो अविभाज्यता है। इसको अलग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? ऑप्शन है आपके एल.टी. हाउस, ए.डी. लिंडसे, बेंथम और मिटलैंड। तो सही उत्तर है दोस्तों संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। ये ए.डी. लिंडसे का कथन है। ए.डी. लिंडसे ने ये कथन एकलवादी संप्रभुता की आलोचना करते हुए कहा है। दोस्तों संप्रभुता संबंधी जो प्रश्न थे उनको हमने पूरा कर लिया। अब आइए देखते हैं न्याय यानी जस्टिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है दोस्तों प्लेटो की न्याय की अवधारणा का निम्न में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है? ऑप्शन है आपके स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व या फिर समन्वय। तो सही उत्तर है दोस्तों प्लेटो की न्याय अवधारणा या प्लेटो का जो थियरी ऑफ जस्टिस है उसका केंद्रीय लक्षण समन्वय है। प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रकृति के अनुसार काम करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे। जैसे जिन व्यक्तियों के जो कार्य होने चाहिए उनके अंदर जो गुण हैं उनके आधार पर होने चाहिए और जब इन गुणों का आपस में सामंजस्य हो, समन्वय हो, तभी न्याय की प्राप्ति की जा सकती है। अगला प्रश्न है प्लेटो के रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? ऑप्शन है आपके न्याय से संबंधित, शिक्षा पद्धति से संबंधित, राजनीति से संबंधित या फिर सोफिस्ट वर्ग से संबंधित।
तो सही उत्तर है दोस्तों, प्लेटो के रिपब्लिक को न्याय से संबंधित यानी कंसर्निंग जस्टिस का उपशीर्षक या सब टाइटल भी दिया जाता है, क्योंकि इसमें न्याय का विवेचन उसने बहुत ही विशद और व्यापक रूप में किया है। अगला प्रश्न है, न्याय का अर्थ क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों न्याय के अर्थ के बारे में। कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव किया जा सकता है, राज्य की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है और बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। तो दोस्तों न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। न्याय में ये धारणा निहित है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिन राज्यों में न्याय नहीं रहता वो डाकुओं के झुंड कहे जाते हैं। ये मध्यकालीन विचारक ऑगस्टाइन का कथन है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। थ्रेसीमेकस एक प्राचीन यूनानी विचारक हैं। इनका मानना है कि माइट इज राइट यानी न्याय शक्तिशाली का हित है। सिफालस का कहना है कि न्याय सत्य बोलने और अपना कर्ज चुकाने में है। और प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट कार्य करना और दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो ने समर्थन किया है किसका? न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांत का, न्याय के शुद्ध विधिक सिद्धांत का, न्याय के तात्विक सिद्धांत का या न्याय के उपर्युक्त सभी सिद्धांतों का? सही उत्तर है दोस्तों, प्लेटो ने न्याय के तात्विक सिद्धांत का समर्थन किया है और उसका ये समर्थन न्याय के विधिक और सार्वभौमिक सिद्धांत को इससे समर्थन नहीं मिलता है। प्लेटो का न्याय देश काल से आबद्ध स्वेच्छाकारी दर्शन पर आधारित है जिसे विधि का संरक्षण प्राप्त नहीं है और उसने संपूर्ण न्याय प्रणाली को न्यायिक दार्शनिक राज्य पर आधारित करके न्याय के तात्विक सिद्धांत का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है न्याय से संबंधित पांचवा प्रश्न, राजनीतिक न्याय किससे सुनिश्चित होता है? विधायिका द्वारा, संविधान द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा या फिर निर्वाचन सत्ता द्वारा? सही उत्तर है दोस्तों, राजनीतिक न्याय जो है वो संविधान द्वारा सुनिश्चित होता है और संविधान ही वो दस्तावेज होता है जिससे नागरिकों के जो है राजनीतिक अधिकार, उनके स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है और इसी से राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक न्याय से तात्पर्य क्या है? सभी को क्या मिलना चाहिए? ऑप्शन है समान राजनीतिक अधिकार, समान आर्थिक अधिकार, समान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और हर प्रकार के भेदभाव से रहित समान सुविधा। तो दोस्तों पॉलिटिकल जस्टिस जो है उसका अर्थ ये है कि सभी लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये राजनीतिक न्याय का मूल उद्देश्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन कारण से संबंधित है। कथन है आपका राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है, ये आपका सही कथन है। कारण है कि न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करता है तथा दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। तो दोस्तों इसमें ए कथन आपका सही है, ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके जोड, सेबाइन, पापर या फिर बार्कर। तो दोस्तों ये कथन अर्नेस्ट बार्कर का है जो मानते हैं कि प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राल्स की न्याय की अवधारणा। जॉन राल्स बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं और जॉन राल्स की न्याय की अवधारणा किस प्रकार की है? ऑप्शन है आपके समाजवादी, उपयोगितावादी, समुदायवादी या फिर उदारवादी। सही उत्तर है दोस्तों, राल्स की न्याय की अवधारणा उदारवादी है। और राल्स की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? ए थियरी ऑफ जस्टिस। राल्स की महत्वपूर्ण पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस। उन्होंने इस पुस्तक में आज के उदारवादी समतावादी राज्य के अनुरूप न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है और आधुनिक युग में राल्स को समझौतावादी विचारक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हाब्स, लॉक और रूसो की तरह सामाजिक समझौते पर आधारित न्याय सिद्धांत की बात की है और इनका न्याय सिद्धांत शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने न्याय को उचितता या फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है?
तो सही उत्तर है दोस्तों, जॉन रॉल्स ने न्याय को उचितता या फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है और इन्होंने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन समुदायवादी विचारक है? ऑप्शन है आपके चार्ल्स टेलर, जॉन रॉल्स, मैकफर्सन और हेयक। तो सही उत्तर है दोस्तों, समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर हैं। समुदायवादी दृष्टिकोण क्या है? तो वो ऐसी वितरण व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें समुदाय के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति और उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है, ये कथन किसका है? जॉन रॉल्स, लॉर्ड एक्टन, टॉइनबी और जे.एस. मिल। तो सही उत्तर है दोस्तों, जॉन रॉल्स का कथन है कि एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? तो हमने कई बार पढ़ा है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को दी है। रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण क्या हैं दोस्तों? ऑप्शन है आपके न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, सामाजिक न्याय से सरोकार, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय के ये उपर्युक्त सभी लक्षण हैं। न्याय समाज का सद्गुण है, प्रथम सद्गुण है, यह प्रक्रियात्मक होता है और इसका सरोकार सामाजिक न्याय से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, ये किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण होता है? प्रथम सद्गुण या प्राथमिक गुण? आपने देखा कि ये जॉन रॉल्स का कथन है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। अगला प्रश्न है, यह किसने प्रतिपादित किया है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? तो ये जॉन रॉल्स का कथन है। अगला प्रश्न है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों का झुंड बन जाता है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन 5वीं शताब्दी के प्रारंभ के राजनीतिक दार्शनिक सेंट ऑगस्टाइन का है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों का संघ बन जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ये कथन भी ऑगस्टाइन का है और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा है, तो याद रखिएगा ये ऑगस्टाइन का कथन है कि यदि न्याय न हो किसी समाज में तो वो लुटेरों का झुंड बन जाता है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? तो सही उत्तर है प्राचीन यूनानी विचारक थ्रेसिमेकस का कथन है कि शक्तिशाली का हित ही साधन ही न्याय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ये थ्रेसिमेकस का कथन है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा है। अब आइए देखते हैं न्याय शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित। न्याय जो है अंग्रेजी भाषा के जस्टिस शब्द का हिंदी रूपांतर है और जस्टिस शब्द जस से निकला है। जस का संबंध किस भाषा से है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन या हिंदी? तो सही उत्तर है दोस्तों, जस्टिस शब्द का जो जस है वो लैटिन भाषा से बना हुआ है। जस का अर्थ कानून या न्याय होता है और लैटिन भाषा में न्याय को जस्टिशिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर कौन बल देते हैं? मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी या फिर बहुलवादी? तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे पास उसमें से सही उत्तर होगा मार्क्सवादी। ये सामाजिक न्याय पर बल देते हैं और ये कहते हैं कि नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो सामाजिक न्याय की अवधारणा पर मार्क्सवादियों द्वारा बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन है आपके सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हों, सभी को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो या फिर सभी को सभी प्रकार के भेदभाव जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि किसी प्रकार का भेदभाव न हो, जाति, रंग, लिंग, धर्म के आधार पर किसी प्रकार की कोई सुविधा न हो, इसे सामाजिक न्याय कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ऑप्शन है कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या फिर सामाजिक न्याय। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जो है उन्होंने सामाजिक न्याय लाने का जीवन भर प्रयास किया और उनके राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही सामाजिक न्याय ही है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया? ऑप्शन है आपके विधिक, राजनीतिक, सामाजिक या फिर नैतिक। तो सही उत्तर है यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के नैतिक पहलू पर बल दिया है। और न्याय का विशद विवेचन सबसे पहले प्लेटो ने किया था। प्लेटो का न्याय पूरी तरह से आदर्शवादी राज्य की स्थापना के लिए है और वह कानूनी न होकर नैतिक न्याय माना जाता है। देखिए, यूनानी न्याय की अवधारणा किस प्रकार की है? नैतिक न्याय है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वितरक न्याय का सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है आपके अरस्तु, गाडविन, हर्बर्ट स्पेंसर या चार्ल्स जॉन राल्स द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों, वितरक न्याय का सिद्धांत या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रतिपादन सबसे पहले अरस्तु ने किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, न्याय बलवानों का हित है। ये है थ्रेसिमेकस का कथन। न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण। ये जॉन राल्स का कथन है, अभी आपने पढ़ा है। और व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है, प्लेटो का कथन है। और सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, ये डेविड ह्यूम का कथन है। तो इस मिलान के आधार पर आप सही उत्तर चयनित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद और संविधान इसके उपकरण हैं। ऑप्शन है आपके कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय या फिर सामाजिक न्याय। तो सही उत्तर है दोस्तों, संसद और संविधान जो हैं ये कानूनी न्याय के उपकरण हैं। न्याय की ऐसी प्रणाली जिसमें उसे विधिक संरक्षण प्राप्त हो, न्यायालय द्वारा उसे लागू किया जाए, वो कानूनी न्याय के अंतर्गत आता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को अंततः संसद और संविधान द्वारा ही कानूनी न्याय के रूप में परिवर्तित करके संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक बार और पूछा जा चुका है, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत। तो ये न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत एक प्रकार से जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और जॉन राल्स के द्वारा। तो न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत जॉन राल्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसका वर्णन उसने अपनी कृति ए थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में किया है। और वो कहते हैं कि न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसने न्याय को न्याय उचितता के रूप में यानी जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन है आपके जॉन राल्स, ड्यूगी, ब्राइस और डायसी। तो सही उत्तर है, न्याय को न्याय उचितता के रूप में घोषित करने वाला विचारक जॉन राल्स है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने घोषित किया है कि न्याय औचित्यपूर्णता है? न्याय जस्टिस इज जो है जस्टिस पूरी तरह से औचित्यपूर्णता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है ड्यूगी, डायसी, ब्राइस या फिर जॉन राल्स। तो सही उत्तर है दोस्तों, जॉन राल्स के अनुसार न्याय औचित्यपूर्णता है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने संप्रभुता के बाकी प्रश्नों को और न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, जो आपके आगामी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, टीजीटी, पीजीटी नागरिक शास्त्र और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई प्रश्न ऐसा हो जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे ही समय मिलेगा हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।